सर अगर दादोशुमार की बात करें तो कितने लोग हैं जो इस टाइम बेरोजगारी की हालत में हैं? 1.5 लाख इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। अब तो यहाँ तक फिगर आ गई है कि लाख के करीब डॉक्टर्स ऐसे तो बेरोजगार हैं। और तो और हर साल हमारी आबादी में न्यूजीलैंड की टोटल आबादी जितना इजाफा हो रहा है। भी इस मुल्क में लेबर लॉस नहीं है, खुदा न खासा लेबर लॉस यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो सोचिए किसको काम मिलेगा। कुछ 65 लाख बच्चा हर साल यहाँ पैदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द न्यूज़ प्लेटर में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा और मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान साहब। आज की स्टोरी जो है वो बहुत परेशान कुन है और उसकी वजह यह है कि मुल्क में बेरोज़गारी की शरह जो है वो 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। मुल्क में बेरोज़गारी की शरह क्यों बढ़ती जा रही है, कौन कौन से अवामिल है, किस किस सेक्टर में बेरोज़गारी बढ़ी है, पाकिस्तान में बेरोज़गारों की तादाद कितनी हो चुकी है, इन सब पर बात करेंगे। चलते हैं अब्दुर्रहमान साहब की। सर वेलकम। जी वेलकम। सर जितना फीका मेरा वेलकम है ना आज, उसकी वजह ये स्टोरी है। ऐसा ही है। स्टोरी पर जाने से पहले आज क्या खिलाने वाले हैं आप, पहले वो हमें बता दें ताकि हम अपना मूड फ्रेश कर अच्छा, सकें। इस स्टोरी के बाद आपको कढ़ाई गोश्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है आज चाय पे गुजारा करते हैं और वही हमारे लिए काफी रहेगी। सर, मुल्क में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आह, ये हम मूड इन्हांसर के तौर पे खाएंगे मीठा। सर इसका मतलब कि आज हमें आप स्टोरी के हिसाब से लेकर चलने वाले हैं। हाँ जी, एग्जैक्ट। और जिस तरह से बेरोजगारी की शरह है उसी तरह से आपने हमें सादा चाय पर खाने वाले हैं आज। बिल्कुल ऐसे नहीं, और सादा थोड़ी है, इसके साथ वाह थोड़े वाह वाह लवाजमात हैं। सर, वाह 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 वाह, आप क्या बात है सर। ये जी मीठा नान है। मीठा नान, हाँ जी। अच्छा। और और उसके साथ सर ये फरमाइश पे जनाब ये सर भलाई लग रही है मुझे। जी क्रीम वाह, टाइप वाह, वाह। चीज है। अच्छा, इसको आप मीठे नान के साथ खाएंगे? खाएंगे और साथ चीनी जो है आप जो है ना चाय में ना ही डालें तो अच्छा है। नहीं नहीं, मेरा बनती भी है सर। जितनी फीकी स्टोरी है बनता नहीं है आज इसके साथ कुछ मीठा खाया जाए, लेकिन ये आपने बड़ा अच्छा एहतमाम किया है। सर 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर बेरोजगारी जा चुकी है, क्या हकायक हैं, क्या स्टोरी है, क्यों ऐसा हुआ? मुल्क तो बहुत तरक्की कर रहा है सर। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम आपा रोज़ हमें बताती हैं कि मुल्क जो है वो उड़ान भर चुका है। ये हुक्मरानों के लिए उड़ान भर चुका है या अरकान असम्बली के लिए उड़ान भर चुका है, जिनकी तनख्वाहें 2-2 लाख से 5 लाख 10 लाख रुपए तक हो गई है। अवाम के लिए तो देखिए, आप कोई सेक्टर उठा के देख लें, किसी सेक्टर के अंदर कोई काबिल जिक्र ग्रोथ नहीं आ रही। 2-3 बड़ी वजूहात उसकी आप समझ लीजिए कि इस मुल्क के अंदर जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुकामी सरमायाकारी नहीं कर रहा, आप बाहर से सरमायाकारी लाना चाहते हैं। आपको याद है आज से 2-3 साल पहले हमने स्टोरी सुनी थी तो $100 अरब तो जनाब अरब ममालिक से आ रहा है। वो किधर गया? सर ये ऐलानात ही सुने हैं लेकिन आया नहीं है कि वो जो 40 बिलियन उधर से आना था कतर से, वो भी नहीं आया। जो अजरबैजान से इन्वेस्टमेंट आ रही थी 20 मिलियन की, वो भी नहीं आ रही। ये वादे हैं सिर्फ। अच्छा, ये नहीं कि वो इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम इस काबिल नहीं कि हम उनकी इन्वेस्टमेंट को ले सकें। उसकी वजह क्या सर? इसी तरह ही है कि आपका कोई रिश्तेदार कहे कि मेरे बच्चे को काम करवा दो और वो बच्चा खानदान का सर्टिफाइड हड हराम बच्चा हो या वो नौसरबाज हो, फ्रॉडिया हो या नशई हो, आप उसे काम करवा के देंगे? बदकिस्मती से हमारी जो रेपुटेशन इवन हमारे अरब दोस्तों के सामने भी जो है वो एक हड हराम बच्चे की है। अच्छा, ये कौम काम कोई नहीं करती। इनको अपना खर्चा पानी चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो कभी इमदाद के नाम पे लेने आ जाते हैं, कभी कर्जे लेने आ जाते हैं। देखिए, हमारे जो अरब दोस्त हैं ना, उनके पास 4 से 5 हजार बिलियन डॉलर्स ऐसे हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हुए हैं। उन पैसों से वो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट होती है फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। डेफिनेटली जो वो हमें कहते हैं इन्वेस्टमेंट करता है वो इसी वजह से करता है ना कि वो उसने भी तो अर्न करना है ना। एग्जैक्टली, वो हमें कहते हैं नहीं, हमें वो प्रोडक्ट्स बताएं जिनके अंदर हम इन्वेस्ट करें तो हमें प्रॉफिट हो, आपको भी फायदा हो। हम उनको वो प्रोडक्ट्स बताने में ही नाकाम है जिनसे उन्हें भी प्रॉफिट हो। सर अगर दादोशुमार की बात करें तो कितने लोग हैं जो इस टाइम बेरोजगारी की हालत में हैं और ये नंबर बढ़ता क्यों जा रहा है? जो इस रिपोर्ट में बताया गया है वो तो 59 लाख की फिगर है। ठीक है। वो लोग जो कि काम करने की उम्र में है, जिनके
60 साल से ऊपर उनकी उम्र नहीं है, 60 साल से नीचे हैं, लेकिन 18-20 साल से उनकी उम्र ज़्यादा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फिगर इंतहाई कम है, क्योंकि एग्जैक्ट तो आप नोट कभी भी नहीं कर सकते ना, और हमारे यहाँ एग्जैक्ट नोट होता भी नहीं है। आप इंडस्ट्री में चले जाए, पूरे जनूबी एशिया में सबसे महंगी बिजली हमारे पास है। आप इस पे इंडस्ट्री चला नहीं सकते। सर यही वजह है कि जो इंडस्ट्री की कैपेसिटी है ना, स्पेशली टेक्सटाइल की अगर हम बात कर लें तो सर वो 14% पे आ गई है कि अगर 100 फैक्ट्रियाँ लगी हैं तो उनमें से सिर्फ 14 चल रही हैं, तो बेरोजगारी तो पैदा होगी जब फैक्ट्री नहीं चलेंगी। देखिए आप फैसलाबाद आप हैं, फैसलाबाद में क्या हालात है? बुरे हालात हैं सर, बंद पड़ी हैं लूमें, चला ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि भी जिस हिसाब से बिजली मिलती है तो वो जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलती है वो अफोर्ड ही नहीं करता है नेस्ले। वो क्या करता है, वो चाइना की तरफ जाता है, वहाँ से इंपोर्ट करता है और बनी बनाई चीज़ ला के बेचना शुरू कर देते हैं। गैस ले लें, गैस के भी यही हालात है। सबसे ज़्यादा गुर्बत खैबर पख्तूनख्वा में है, दूसरे नंबर पर पंजाब में है, तीसरे नंबर पर बलूचिस्तान में है, और इंटरेस्टिंगली सबसे कम गुर्बत सिंध में है। उसकी वजह क्या है? वो ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नहीं, वो या वो जो कराची का जो कराची ने बोझ उठाया हुआ सिंध का, उसकी वजह से वो इम्बैलेंस मेरा ख्याल हो जाता है। हाँ, काफ़ी हद तक उनकी चीज़ें वहाँ से भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो सर केपीके में क्या वजह है, क्यों वहाँ पे तो पीटीआई की गवर्नमेंट है और वो तो बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे करते हैं, तो फिर क्या वजह है कि क्यों वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेशो है बेरोजगारी की? अमन ओमान की सूरत हाल की वजह है या कुछ और? बड़ी रीज़न वो भी है। दूसरा, केपीके में ऐसा इंडस्ट्री उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। पंजाब में इंडस्ट्री है, एक मैसिव स्केल के ऊपर है, तो ये वजह भी हो सकती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में देखने वाली बात यह है कि जो लोग बरसरे रोजगार हैं, क्या वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर पाते हैं? तनख्वाहें जिस मेयार की हैं और महंगाई जिस मेयार के ऊपर चल रही है, क्या उस हिसाब से लोगों को रोजगार मिल रहा है? नहीं, ये भी है। तो सर अंडरपेड, ये बेरोजगारी तो एक और चीज़ है ना, इसके साथ जो दूसरा बड़ा इशू है वो अंडरपेड लोग काम करते हैं कि जिस बंदे की सैलरी 50,000 होनी चाहिए वो मजबूर है, क्योंकि बेरोजगारी की शरह इतनी ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा हैं कि सेठ फिर ब्लैकमेल करता है कि भाई काम करना है, घर वरना जाए। तो उसकी वजह से लोग अंडरपेड काम करने पर बहुत मजबूर हैं। अभी इस मुल्क में लेबर लॉस नहीं है, खुदा न खासा लेबर लॉज यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो सोचिए किसको काम मिलेगा? 40,000 रुपया तनख्वाह हुकूमत ने तो कर दी है। कई हुकूमत के इदारे ऐसे हैं, मसलन जो पार्किंग वाले लड़के हैं, ली पार्क कंपनी हमने देखा होगा, ये जो खड़े होते हैं जब आप गाड़ी पार्क करते हैं तो आपसे वो पर्ची लेने आए, वो जो लूट मार की कंपनियां बनाई थी 56 इन्होंने, हाँ जी, उसका एक हिस्सा है। अब वहाँ पर उनका क्लेम ये है लड़कों का कि हमारी दिहाड़ी है और हमें कोई तकरीबन 1,000 रुपया दिहाड़ी मिलती है, कोई कहता है 1,500 रुपया मिलती है, और छुट्टी के पैसे काट लेते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी जो सरकारी माहाना तनख्वाह है उनकी उससे भी कम तनख्वाह है। तो इस मुल्क में ये हुकूमत ये समझने से कासिर है कि इस लड़ाई और मारामारी में तो शायद आप अपने इक़्तिदार को कुछ साल तूल दे दें, ये मुल्क उतने साल पीछे चला जाएगा। सर दादुशुमार की अगर बात की जाए ना, तो पाकिस्तान में हर साल 35 लाख नौजवान जो है ना वो अर्निंग स्ट्रीम का हिस्सा बनते हैं, यानी कि वो डिग्री करके एजुकेशन पूरी करने के बाद मार्केट में आता है कि उसको रोज़गार मिलना चाहिए। और जो हमने बात की है कि 21 साल की बुलंद तरीन शरह पर बेरोज़गारी है, उसमें 77% जो लोग हैं ना वो पढ़े लिखे नौजवान हैं। तो अगर पढ़ा लिखा नौजवान बेरोज़गार है तो क्या ये हमारे सिस्टम की फेलियर है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर आप समझते हैं कि क्या वजह है कि क्यों हमारा पढ़ा लिखा नौजवान ज़्यादा बेरोज़गार है एज़ कम्पेयर टू द अनएजुकेटेड पीपल? अच्छा, नौजवान एक तो पढ़ भी ज़्यादा रहे हैं, इसमें दूसरी राय कोई नहीं। दूसरा, पढ़े लिखे नौजवान का मसला ये होता है कि वो और जॉब नहीं कर सकता। अनपढ़ तो कहीं रेडी लगा लेगा, मजदूरी कर लेगा, मिस्त्री बन जाएगा, कोई काम भी कर लेगा जो कि ब्लू कॉलर काम होता है। जो बच्चा पढ़ गया है वो फिर कहता है मुझे घूमने वाली कुर्सी चाहिए, सर पे एसी चाहिए, तो वो हमारे पास तो है नहीं। 1.5 लाख इंजीनियर्स बेरोजगार हैं इस मुल्क में। जो एक ड्रीम जॉब होती है किसी की कि भी इंजीनियर बनेगा बेटा, 1.5 लाख सर्टिफाइड इंजीनियर जो है ना वो बेरोजगार है। अब तो यहाँ तक फिगर आ गई है कि लाख के करीब डॉक्टर्स ऐसे जो बेरोजगार हैं, क्योंकि जितने अस्पताल होने चाहिए
आबादी के वो उतने हिसाब से हैं नहीं। उतने हैं नहीं। और प्राइवेट कॉलेजेस ने तो और तबाही मचा दी है कि भाई पैसे लेके वो डिग्रियां धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। रही सही कसर ये जो चाइना और अजरबैजान इस तरह के हाँ जो मुल्क हैं जहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा, वहाँ चाइना चले जाए और वहाँ से MBBS करके आ जाए। ऐसा ही है। और तो और हर साल हमारी आबादी में न्यूजीलैंड की टोटल आबादी जितना इजाफा हो रहा है जितनी उस मुल्क की टोटल आबादी उतना इजाफा होता है हमारा हर साल। जी, 65 लाख बच्चा हर साल यहाँ पैदा हो रहा है। ये 65 लाख बच्चा आज से 10 साल बाद हमारी वर्क फोर्स कैसा बना करेगा। अभी 35 लाख नौजवान हमारी वर्क फोर्स में आ रहा है, आज से 10 साल बाद 15 साल बाद 65 लाख बच्चा आएगा। तो उनके लिए आप इंडस्ट्री में कहाँ जॉब लेके आए। 64% हिस्सा है नौजवान इस आबादी का, और ये कहा जाता है कि किसी मुल्क की ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है ना, उसका नौजवान होता है। ऐसा ही है। दुनिया के अंदर जो जापानीज़ हैं वो सबसे ओल्डेस्ट नेशन है। ईजिंग फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, उनके पास नौजवान नहीं है और उनकी इकॉनमी कहाँ जा रही है, ठीक है, वो सबसे आगे हैं। यानी कि नौजवानों में सबसे पीछे हैं लेकिन इकॉनमी में सबसे आगे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो यूथ में सबसे आगे है और इकॉनमी में हम सबसे पीछे हैं। तो सर क्या आप इसको, अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या होंगे? जी, मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स यही हैं कि हुकूमत को इन रिपोर्ट से अब सबक सीखना चाहिए। खुदारा ये मुकाबलेबाजी से बाहर निकले, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। अगर आप वाकई इस मुल्क से मुखलस हैं, अगर आपका मकसद सिर्फ इक़्तिदार से चिमटे रहना नहीं है, तो फिर इस मामले को सेटल करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीन कीजिए ये जो नौजवान बेरोजगार बैठा है, जो 59 लाख तो कागजों में आया है ना, हो सकता है ये 1 करोड़ 59 लाख हो। तो जब वो ये तमाम नौजवान सड़कों पे अगर आ गए किसी वजह से भी, तो फिर आप किधर जाएंगे? अब्दुल रहमान साहब, मैं ना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की क्लोजिंग पे ना मैं जो हमारे मुक़्तदरा जिसको हम कहते हैं कि उनसे मुखातिब होना चाहूँगा कि खुदारा इस मुल्क पर रहम करें, और ये जो आपका हर 2-2.5 साल बाद एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, इसको बस कर दें। जिसको भी देना है आपने, खुद अगर सामने आना है तो खुद चला लें इस सिस्टम को, लेकिन कम से कम कोई 10 साल एक सिस्टम को चलने दें। इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने दें, यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले, और ये जो शरह है 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर चले जाना, और उन बेरोज़गारों की जो एक बड़ी तादाद है उनमें 77% लोग पढ़े लिखे नौजवान होंगे, डिग्री होल्डर होंगे, तो फिर आप उनसे क्या तवक्को करते हैं कि वो क्या करेंगे इस मुल्क के लिए? वो एट द एंड या तो किसी बैंड आउटफिट का हिस्सा बनेंगे, दहशतगर्दों का साथ देंगे, या फिर वो चोरियाँ और डकैतियाँ करेंगे। तो खुदारा इस मुल्क पर रहम करें और इन लोगों को इंडस्ट्री लगा के दें और ऐसे मौके पैदा करें कि लोगों को रोज़गार मिले। उसी में बका है आपकी भी, हमारे भी, इस प्यारे पाकिस्तान की भी। नाज़रीन, बड़े हैवी हार्ट के साथ बाज़ औक़ात आपसे अल्लाह हाफ़िज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए कोई अच्छी ख़बरें लेके आएँ पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन जब हम अच्छी ख़बरों की तलाश में होते हैं तो बहुत सारी ख़बरें ऐसी होती हैं जो आपके साथ शेयर करना मजबूरी बन जाती है। तो विद हैवी हार्ट मुझे और अब्दुल रहमान साहब को इजाज़त दीजिए। फिर हाज़िर होंगे एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। और अब्दुल रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा मीठा पराठा मैंने सोचा नहीं था कि जो आज हालात थे और जिस तरह की स्टोरी था, आपने मुझे कह रखा था कि स्टोरी के मुताबिक आज की हमारी ट्रीट होगी। लेकिन ये पराठा बहुत मज़े का है, ये ब्राउनी बहुत मज़े की है, और मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपको ये एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करना चाहिए, स्पेशली चाय के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।